वेलकम टू क्रिएटर्स जोन। आज का हमारा जो डिस्कशन टॉपिक है वो टीएनसीपी की रिगार्डिंग है। मतलब टीएनसीपी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट यूज होते हैं। अगर आप एज ए कंसल्टेंट वर्क कर रहे हो सपोज, ठीक है, तो उस केस में अगर आपको क्लाइंट से कोई डॉक्यूमेंट्स लेना है, किस टाइप के डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड रहेंगे, ये आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो हमारा जो मेन डिस्कशन है इसी के ऊपर है, क्योंकि इसी के बाद आप टीएनसीपी की परमिशन कर सकते हो, उससे रिलेटेड ड्राइंग बना सकते हो। अगर आपको डॉक्यूमेंट की जानकारी नहीं है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेंगे, तो आप उस काम को आगे बढ़ा भी नहीं सकते। ठीक है, तो आज का हमारा जो डिस्कशन टॉपिक है इसमें हम डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। कैसे देखते हैं थोड़ा सा, तो यहां से हम थोड़ा देखते हैं। यहां पर मैंने आपको कुछ लिस्ट बताई डॉक्यूमेंट की, जिसमें मैं मेन डॉक्यूमेंट पहले बता रहा हूं। तो हमारा जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट होता है वो होता है आपका P2 फॉर्म। P2 फॉर्म होता है। P2 फॉर्म मतलब ये प्रारूप 1 होता है। अब प्रारूप 1 क्या होता है, इसकी इमेज आपको मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, सेकंड जो डॉक्यूमेंट होता है आपका सीमांकन रिपोर्ट। क्या होता है? सीमांकन रिपोर्ट। अब सीमांकन रिपोर्ट क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फिर थर्ड जो डॉक्यूमेंट होता है आपका बटांकन क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो अदर डॉक्यूमेंट होते हैं दूसरे, एफिडेविट आपको रिक्वायर्ड लगता है, एफिडेविट की रिक्वायरमेंट पड़ती है आपको। इसके अलावा लैंड यूज चाहिए आपको, उस जमीन का लैंड यूज। ठीक है, इसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स, अदर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं वो मैं बताता हूं। अदर मतलब इनके अलावा हो सकता है कंपलसरी हो या ना हो। किसी टीएनसीपी में कंपलसरी रहेंगे, कहीं पर कंपलसरी नहीं रहेंगे। तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है मैं आपको उसके बारे में डिटेल्स में बता रहा हूं। डेवलपर लाइसेंस, डाइवर्जन, नजूल, एनओसी और रजिस्ट्री, ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं। मतलब इससे पहले जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए थे वो कंपलसरी डॉक्यूमेंट, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं उनको। बाकी ऑप्शनल है, वो टीएनसीपी के ऊपर डिपेंड करता है कि टीएनसीपी डिपार्टमेंट मांग रहा है या नहीं मांग रहा है। अगर टीएनसीपी डिपार्टमेंट मांग रहा है तो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। अभी मैं इसको इरेज करता हूँ, थोड़ा सा क्लीन करता हूँ। ठीक है, तो अब फिर से हम ये लिस्ट के बाद एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में समझते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं P2 फॉर्म। P2 फॉर्म, P2 फॉर्म क्या होता है? अब P2 फॉर्म आपको ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, इसके लिए आपको इमेज दिखानी पड़ेगी, एक इमेज, उससे समझ में आएगा। ये P2 फॉर्म आपको भू अभिलेख की वेबसाइट पे मिलता है। जो लैंड रिकॉर्ड्स होता है, लैंड रिकॉर्ड्स, जमीन का जो रिकॉर्ड्स होता है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है भू अभिलेख, उस पर मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसकी इमेज क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट मिलता है तो वो होता है P2 फॉर्म, मतलब प्रारूप 1। इसमें यहाँ पर लिखा होता है, इस जगह प्रारूप 1 नियम 6 देखिए। अब इसमें क्या डिटेल्स होती है? अगर किसी की ज़मीन है तो उसके पास प्रारूप 1 होगा, लेकिन वो प्रारूप 1 डिजिटली साइन होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसमें डिजिटल सिग्नेचर्स होना चाहिए। यहाँ पर नीचे आपको, इसके नीचे अगर हम जाएंगे तो डिजिटल सिग्नेचर्स मिलेंगे। ठीक है, मतलब ओरिजिनल होना चाहिए वो। ठीक है, अब ये क्या होता है, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि इसमें क्लाइंट्स की डिटेल्स रहेगी, जो आपका क्लाइंट्स है उसकी डिटेल्स रहेगी। मतलब कौन सी डिटेल्स रहेगी? उसका कौन सा खसरा है, मतलब वो किस खसरे की परमिशन चाह रहा है, उस खसरे की डिटेल्स रहेगी। सेकंड, उस खसरे का एरिया रहेगा, कितने हेक्टेयर है, व्यावसायिक है, आवासीय है, मतलब कमर्शियल है, रेसिडेंशियल है, जो भी है। उसके बाद उसमें वो कौन से जिले का है, सेकंड वो कौन सी तहसील का है, थर्ड वो कौन से गांव का है। मतलब ये सभी डिटेल्स इस P2 फॉर्म में मिलेगी।
इस बेसिस पे ही आगे की आपकी कहानी बढ़ेगी। मतलब ये है कि ये P2 फॉर्म के बेसिस पे ये आपका उसका ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स होता है। इसके बाद हम इसके थ्रू ही TNCP की वेबसाइट ऑनलाइन उस पर चेक करेंगे कि ये खसरा अवेलेबल है नहीं ऑनलाइन। अगर ऑनलाइन अवेलेबल है तो ही इसकी परमिशन हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है तो आपको TNCP से ऐड करवाना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो था P2 फॉर्म, इसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट और अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है सीमांकन रिपोर्ट। अब सीमांकन रिपोर्ट क्या होता है? ये होता है सीमांकन। अब सीमांकन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में जाना पड़ेगा हमें। तो उसके लिए क्या करना है आपको, मान लिया आपके पास ज़मीन है 2 हेक्टेयर 3 हेक्टेयर 4 हेक्टेयर जो भी है, ठीक है, उसका P2 फॉर्म आपको मिल चुका है। अब उसका सीमांकन उसके आसपास ज़मीन से होगी, किसकी, अदर जो पर्सन्स होते हैं उनकी ज़मीन होती है, उनको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको सीमांकन करवाना पड़ेगा, किससे, पटवारी से सीमांकन करवाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आप सीमांकन रिपोर्ट के लिए आवेदन देंगे, कहाँ पर, पटवारी को आवेदन देना पड़ेगा आपको तहसील में, ठीक है, राजस्व विभाग में एक आपको क्या करना है, आवेदन देना है, एप्लीकेशन देना है। तो उस सीमांकन रिपोर्ट के बेसिस पे TNCP वाले ये क्लेरिफाई करते हैं कि ये जो ज़मीन तो है सामने वाले की, लेकिन इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है, कोई विवाद तो नहीं है। अगर विवाद होगा तो आपको सीमांकन रिपोर्ट मिलेगी ही नहीं। मतलब एक पंचनामा होता है जिसमें सभी के आसपास के जो पार्टीज होती है उस ज़मीन के आसपास, जिनकी भी ज़मीन से रहती है, उनके बीच में एक तरह से मान लिया एग्रीमेंट ही हो गया हो, तो ठीक है, कि उनको कोई आपत्ति नहीं है, आपका जो पर्टिकुलर खसरा है आप उस पर जो भी बनाना चाहते हैं बनाए, हमको कोई आपत्ति नहीं है, आप ही की ज़मीन है। तो उसका सीमांकन करवाना पड़ेगा। सीमांकन में ये है कि उसमें डिस्टेंस लिखी रहेगी, ज़मीन की जो साइड से होती है, पेरीमीटर से होते हैं, वो लिखे होते हैं। मान लिया देखो ये ज़मीन है आपकी, ऐसी कोई ज़मीन है पर्टिकुलर, ये ऐसी ज़मीन है, इसके आसपास किसी A पर्सन की ज़मीन है, किसी B की ज़मीन है, C की ज़मीन है, लेकिन इसकी कुछ डायमेंशन होती है कि वो होगी, मान लिया कि 148 मीटर्स होगी ये वाली, ठीक है। अगर ऐसा आपको कुछ रिपोर्ट मिलता है, कहाँ से, पटवारी से, एप्लीकेशन देने के बाद, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सीमांकन रिपोर्ट बोलेंगे। अब उसमें सभी की साइंस होती है, A पर्सन, B पर्सन, C पर्सन, क्योंकि उनको कोई आपत्ति नहीं है, ये रिपोर्ट भी आपको लगेगी। और उसके आसपास कौन कौन से खसरे आते हैं, आ रहे हैं, वो भी डिटेल्स रहेगी इसमें, ठीक है। अब ये हमारा सीमांकन रिपोर्ट हो गया। इसकी मैं रिपोर्ट की कॉपी आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। अगर आपको इस तरह की कोई रिपोर्ट मिलती है जिसमें सारी डिटेल्स रहेगी, खसरे की डिटेल्स रहेगी और खसरे की साइट्स के बारे में पूरा डिटेल्स पे रहेगा कि इसकी साइट्स कितने कितने मीटर की है, ठीक है, तो इस तरह की रिपोर्ट को आप सीमांकन रिपोर्ट कहेंगे। इसके बाद जो थर्ड जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है बटांकन। अब आपका सीमांकन हो चुका है, सीमांकन मतलब आपकी ज़मीन के बारे में डिस्कशन हो चुका है कि इस ज़मीन पर कोई आपत्ति नहीं है और इतने हेक्टेयर की है। अब हो सकता है ज़मीन के टुकड़े हो, उसका बटांकन हो, ठीक है। क्या होता है बटांकन, थोड़ा सा मैं बताता हूँ। बटांकन ये होता है कि आपका पर्टिकुलर ये खसरा है, ये ज़मीन है आपकी 122 नंबर की, ये खसरा है, 122 नंबर का खसरा है ये वाला, ठीक है। अब ये खसरे अलग अलग इसके टुकड़े हो चुके हैं। सपोज कैसे, हम थोड़ा समझते हैं, इसको क्लीन करते हैं। मान लिया ये आपका 122 था, इधर का हो गया 122/1, इधर का हो गया 122/2, तो इसका हो गया बटांकन। अभी ये ज़मीन मान लिया इससे पहले 122 वाला जो खसरा था वो था 1 हेक्टेयर का, 1 हेक्टेयर का। अब इसके बाद क्या हुआ, ये जो खसरा हो गया ये 0.5 इधर हो गया, 0.5 इधर हो गया, मतलब आधा आधा बढ़ गया, इसे बोलते हैं बटांकन। अब आप किस खसरे पे अप्लाई करना चाहते हो, सपोज 122 के अंदर आप 122/1 इस पे अप्लाई करना चाहते हो। अब इस पे अप्लाई करना चाहते हो तो इसका बटांकन लगेगा, क्योंकि ये सारा मैप से आपको बनाने पड़ेंगे, ड्रॉ करने पड़ेंगे कि आपका जो खसरा है किस खसरे के पास में है। 122 का बटांकन आपको रिक्वायर्ड रहेगा, तो बटांकन आपको चाहिए। तो ये जो बटांकन एक ट्रेस मैप पे निकलेगा वो पटवारी द्वारा मिलेगा,
ठीक है। तो बटांगन का आपको थोड़ा सा इमेज बता देता हूँ, बटांगन का कौन सा इमेज होता है। इस तरह का ट्रेसिंग पेपर पे कोई पेपर मिलता है आपको पटवारी द्वारा, तो वो बटांकन होता है, ठीक है। बटांगन क्या होता है, इस पर रेड में मार्क कर रखा है यहाँ पर कि ये जो है पर्टिकुलर जो इसका खतरा है 170 है, इसके बाद इसके बटांकन हो चुके हैं। बटांकन में यहाँ पर बटे 1 आ गया है, जो भी है 170 142 आ गया है, ठीक है। तो इस टाइप का कोई पेपर मिलता है वो बटांकन होता है। उस बटांकन के बेसिस पे ही आपकी फाइल आगे बढ़ेगी, अदरवाइज नहीं बढ़ेगी। मतलब ये भी मैंडेटरी और कंपलसरी डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। जो 3 डॉक्यूमेंट अभी तक हमने डिस्कस किए हुए हैं वो सभी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। अब इसके बाद अपन थर्ड जो डॉक्यूमेंट बात करते हैं वो क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो आपका थर्ड डॉक्यूमेंट होता है वो आपका होता है लैंड यूज, मतलब उस जमीन का क्या उपयोग है, रेसिडेंशियल है, कमर्शियल है, क्या है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि हमने डाइवर्जन करवा लिया है उसका तो उसका लैंड यूज वो रहेगा व्यावसायिक या कमर्शियल, हमने डाइवर्जन करवा लिया है, ऐसा नहीं है। आपको उस जमीन को टीएनसीपी के रिकॉर्ड में देखना भी पड़ेगा, ठीक है। तो लैंड यूज आपका जो होता है वो 4 डॉक्यूमेंट होता है, ये भी कंपलसरी है, क्योंकि इसके बिना आप ये पता नहीं लगा सकते हैं कि आपको उस पर परमिशन किस प्रेमाइसिस की लेनी है। मतलब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। लैंड यूज मतलब भूमि का क्या उपयोग है, एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर है या फिर कमर्शियल है या फिर रेसिडेंशियल है, ठीक है। इसका उपयोग क्या है, एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर में जो भी प्रीमाइसेस अवेलेबल होती है उसी की परमिशन होगी, ठीक है। कमर्शियल है तो कमर्शियल में आप रेसिडेंशियल की परमिशन नहीं ले सकते, मतलब आप कोई भी रेसिडेंशियल हाउस वगैरह बनाना चाहेंगे तो वो नहीं बना सकते, आपको रेसिडेंशियल के अंदर ही वो परमिशन मिलेगी। मतलब आपके पास अगर लैंड यूज है तो ही आप कंफर्म कर सकते हैं कि इसमें क्या बनाना है, आपको क्या बनाना है, मतलब वेयर हाउस बनाना है या फिर कोई मल्टी बनानी है या फिर पेट्रोल पंप बनाना है, क्या बनाना है। तो वो कहाँ से पता लगेगा, वो आपको लैंड यूज से पता लगता है। कहाँ से, लैंड यूज से पता लगता है उस जमीन का लैंड यूज क्या है। अब ये लैंड यूज कैसे मिलता है, आपको ऑनलाइन टीएनसीपी की वेबसाइट से अप्लाई करना, वहाँ से आपको लैंड यूज मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, यहाँ से क्लीन करता हूँ। तो हमने जो 4 डॉक्यूमेंट अभी तक देखे हैं ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा लैंड यूज का होता क्या, प्रोफार्मास का पेज देखते हैं कि क्या होता है, डाउनलोड होने के बाद कैसा दिखेगा वो। अगर आपको इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट दिखता है तो वो लैंड यूज होता है। अब लैंड यूज में यहाँ क्लियर लिखा होता है कि ये जो खसरा है 170 है, इसका लैंड यूज क्या है, कमर्शियल है, एग्जिस्टिंग रेसिडेंशियल है, रोड है। तो इस लैंड यूज से आपको इसका भू उपयोग क्या है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। और यहाँ कलर से दिखा रखा है, ये एग्जिस्टिंग का ऐसा कलर है, कमर्शियल का ऐसा एग्जिस्टिंग, इसका कमर्शियल एग्जिस्टिंग है अगर उसका कलर ऐसा रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पर हो सकता है जो आपका लैंड यूज हो उस लैंड यूज के अंदर मान लिया 170 का खसरा है, मान लिया 170 का खसरा है, ये 170 का ऐसा कोई खसरा मिल रहा है आपको, लेकिन इसमें भी कुछ इसका पार्ट कमर्शियल में जा रहा हो, कुछ रेसिडेंशियल में जा रहा हो, कुछ रोड में जा रहा हो, ठीक है। तो आपका जो बटांकन वाला खसरा है वो किस लैंड यूज में आ रहा है, रोड में आ रहा है या कमर्शियल में आ रहा है। तो जहां पर वो आएगा उसके हिसाब से ही परमिशन मिलेगी, ठीक है। तो यह लैंड यूज हो गया, इसे भी आप ऑनलाइन अप्लाई करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका डॉक्यूमेंट, नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है एफिडेविट। एफिडेविट क्या होता है, ये होता है एफिडेविट। अब एफिडेविट में क्या होता है, जो आप परमिशन करना चाहते हैं उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा कि मेरा ये खसा है पर्टिकुलर, ठीक है, इस नाम का है, इतना हेक्टेयर है, इसके पास है, मैं इस पे ये ज़मीन का ये इसमें ये वाली परमिशन पर्टिकुलर कमर्शियल, रेसिडेंशियल या फिर वेयर हाउस की परमिशन लेना चाहता हूँ, ठीक है। ये आपको एक एफिडेविट टीएनसीपी को देना पड़ेगा, ठीक है, सहमति पत्र। मैं इसके लिए सहमत हूँ, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इस तरह का एफिडेविट आपको बनाना पड़ेगा।
जैसा आप नॉर्मली बिल्डिंग परमिशन में बनाते हैं वैसे ही आप टीएनजीपी में एफिडेविट बनाएंगे। तो ये आपका नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कंप्लीट हो जाता है इस तरह। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट बचते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लिया किसी को कॉलोनी का डेवलपमेंट करना है, कॉलोनी का डेवलपमेंट करना और परमिशन लेनी है, तो आपको डेवलपर का लाइसेंस लगेगा, मतलब कॉलोनाइजर का लाइसेंस लगेगा, वो कॉलोनी के लिए कंपलसरी है। उसके बाद कोई भी रियल एस्टेट वाला है तो उसका पर्टिकुलर लाइसेंस होना चाहिए, क्योंकि कॉलोनी वही बना सकता है, पर्टिकुलर वही डेवलप कर सकता है जिसके पास लाइसेंस हो। आप सिंगल प्रेमाइसेस की परमिशन ले रहे हैं तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास डेवलपर का लाइसेंस हो, क्योंकि एक सिंगल जैसे आप के पास कोई खस रहा है लैंड यूज रेसिडेंशियल या फिर कमर्शियल मल्टी बनानी है आपको, छोटी सी मतलब G+1 G+2 की बिल्डिंग ही बनानी है सपोज, ठीक है, तो उसके लिए आपको कोई डेवलपर का लाइसेंस नहीं चाहिए, लेकिन कॉलोनी के लिए आपको डेवलपर लाइसेंस रिक्वायर्ड रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट आपको बता रहा हूँ, डाइवर्जन। डाइवर्जन आपके पास होना चाहिए। तो डाइवर्जन ये अदर डॉक्यूमेंट से मतलब डाइवर्जन मतलब ये कंपलसरी कहीं पे लगेंगे कहीं पे नहीं लगेंगे, तो जहाँ पर रिक्वायर्ड हो और अगर आपके पास डाइवर्जन हो तो आपको सबमिट करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है वो आपका होता है नजूल का एनओसी। नजूल का एनओसी, कहीं पर नजूल की आपत्ति रहती है तो नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र, नजूल का एनओसी आपको देना पड़ेगा। अब ये डिपेंड करता है कि किस पर्टिकुलर एरिया में नजूल का एनओसी रिक्वायर्ड लग रहा है, कहीं पे नहीं लग रहा है तो उस केस में आपको रिक्वायर्ड नहीं रहेगा, अदरवाइज आपको देना पड़ेगा। इसके बाद जो होता है रजिस्ट्री। रजिस्ट्री उस पर्टिकुलर, अगर P2 फॉर्म है मान लिया हमने, तो P2 फॉर्म है तो कभी कभी P2 फॉर्म से भी काम चल जाता है, कहीं पर रजिस्ट्री भी अवेलेबल होती है तो रजिस्ट्री होती है अवेलेबल, तो उस केस में अगर रिक्वायर्ड होती है तो हमको रजिस्ट्री भी सबमिट करना है। अब इस तरह अगर हम देखते हैं यहाँ से क्लीन करके, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इतने रिक्वायर्ड लगेंगे। तो ये ऑप्शन मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, थोड़ा सा ऑप्शन बताता हूँ इसमें कि ऑनलाइन ऑप्शन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको दिखेंगे जो अवेलेबल रहेंगे और आपको वो अटैच करना है। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आपको ऐसे ऑप्शन सेकंड डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन में टीएनजीपी में मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने सारे डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग बात तो कर ली, लेकिन फिर भी आपको एक बार समझा देता हूँ कहाँ पर क्या अपलोड करना है आपको। तो यहाँ पर लिखा है अघटित खसरा P2 फॉर्म, तो यहाँ पर फर्स्ट जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है P2 फॉर्म, उसको चूज करना, देन अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो होता है आपका बटांकन। बटांकन आपको जमीन का जो बटांकन होता है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, जो पटवारी द्वारा ट्रेस होता है उसको चूज करके अपलोड करना है। इसके बाद आता है आपका सीमांकन रिपोर्ट। सीमांकन रिपोर्ट यहाँ पर आएगी जो कि मैंडेटरी है, और ये बटांकन भी मैंडेटरी है, मतलब ये तो सबमिट करना ही करना है, इसके बिना आपका जो प्रोसेस आगे नहीं होगा ऑनलाइन परमिशंस में। तो आपका जो सीमांकन रिपोर्ट होता है वो आपको भी फाइल को चूज करना, देन अपलोड करना है। इसके बाद आता है भूमि की सहमति पत्र, एफिडेविट, मतलब ये भी आपको अपलोड करना है, ऑप्शन में अवेलेबल है, चूज करके अपलोड करना है। इसके बाद जो लैंड यूज होता है, लैंड यूज में इसको थोड़ा सा क्लीन करता हूँ, यहाँ पर देखते हैं हम, लैंड यूज ऑप्शनल है लेकिन ये भी आपको अपलोड करना है, ठीक है। तो ये इतने डॉक्यूमेंट जो मैंडेटरी है। इसके बाद जो की प्लान है, की प्लान का ऐसा है कि की प्लान ऑनलाइन जब हम साइट पर प्रीव्यू करके देखते हैं तो ऑनलाइन वो डिटेल्स वहीं मिल जाती है जो गूगल अर्थ की लोकेशन होती है, तो ये कंपलसरी नहीं है। इसके बाद जो अदर डॉक्यूमेंट्स है वो बताता हूँ मैं आपको। अदर ऑप्शन 1, अदर ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, 5। तो अदर में आपको क्या करना है, जैसे रजिस्ट्री अदर ऑप्शन जैसे चूज करेंगे आप अदर 1, तो उसमें यहाँ पर लिखा आ जाएगा अदर 1, और यहाँ पर क्या अपलोड कर रहे हैं वहाँ वो लिखना पड़ेगा आपको। रजिस्ट्री तो यहाँ पे ब्लैंक छूट जाएगा ऐसा, और यहाँ पे ब्लैंक लिख देंगे हम रजिस्ट्री, और अपलोड का यहाँ पर एक अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा, अपलोड कर देंगे उसको, अपलोड हो जाएगा। सेकेंड और अदर 2 ऑप्शन में नजूल का एनओसी अपलोड कर देंगे। फिर आपका अदर 3 और कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, डाइवर्जन हो सकता है, उसको अपलोड कर देंगे।
तो इस तरह अगर हम देखते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद अगर हम देखते हैं तो डॉक्यूमेंट्स ये वाले आपको रिक्वायर्ड रहेंगे। इसके अलावा अगर आपको टीएनसीपी से रिलेटेड कुछ और वीडियोस देखने हैं तो वो सिर्फ जो फाउंडर्स है, मिस्टर क्रिएटर्स जोन्स के जो फाउंडर्स है उन्हीं के लिए फ्री है, बाकी को आपको चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।